हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैंने आप सभी को कुछ दिनों पहले वादा किया था कि आप सभी को मैं ट्रिक्स की वीडियो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पहले प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तक मैंने 22 ट्रिक्स की वीडियो आप सभी को दे दी है। ये हमारा लास्ट ट्रिक्स का सेशन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आप सभी को दे दिया था। तो आज ये जो हमारा ट्रिक्स का जो लास्ट सेशन है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले 23, 24, 25 नंबर के ट्रिक्स को, तो इसको बढ़िया से देखते हैं। देखिए, पहला जो ट्रिक्स है उसका नाम है स्टेटमेंट किंडर ट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि जब भी आपको कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलता है या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलता है, तो इसमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं कभी कभी एक दूसरे के प्रति कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में जब कोई स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो एक दूसरे के प्रति, तो उसमें यह बड़ी संभावना होती है कि कोई एक सही होगा, कोई एक गलत होगा, है ना। ये तो क्लियर है आप सभी को। तो आज पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद इस ट्रिक्स का आपको मतलब समझ में आएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि विथ रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ही सी डिसाइड्स ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद द एपेक्स कोर्ट। यानी जब भी प्रेसिडेंट को, है ना, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना होता है तो इसका डिसीजन फाइनल होता है। हमने सभी ने पढ़ा है। लेकिन यहां बोल रहा है कि जब भी वो डिसीजन लेने वाला होता है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट से जरूर पूछता है। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है ही सी डिसाइड्स ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स। अच्छा, ये हमने देख लिया है। दूसरा स्टेटमेंट है he she nominated 12 members of the Rajya Sabha from amongst persons having a special knowledge or practical experience in literature, science, art and social service। हाँ, ये तो सही है। आप सभी ने पढ़ा है कि राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स प्रेजेंटली बैठते हैं, जिसमें से 12 मेंबर ऐसे होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है फ्रॉम द डायमेंशंस ऑफ द लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। ये हम सभी ने पढ़ा है। तो इतना तो पक्का है कि हमारा जो स्टेटमेंट नंबर जो हमारा 2 है, ये हमारा सही है। ये सही है। पहला देखते हैं। पहला हमारा ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि ही सी डिसाइड्स ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन द कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, अब यहां पर दो यहां बोल रहा है। थर्ड बोल रहा है कि जब प्रेसिडेंट किसी भी एमपी को डिस्क्वालीफाई करने वाला होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सलाह लेने के बाद ही करता है। अब आपको नहीं लग रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है? एक तरफ जहां कह रहा है एपेक्स कोर्ट से सलाह लेता है, वहीं दूसरी ओर कह रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेता है। तो ऐसी स्थिति में या तो फर्स्ट सही होगा या तो थर्ड सही होगा। लेकिन आपको मालूम होगा, अगर आपने प्रेसिडेंट चैप्टर को पढ़ा है और पावर एंड फंक्शन को पढ़ा है आपने, उस वाले टॉपिक, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि लेजिस्लेटिव फंक्शन में, लेजिस्लेटिव पावर में ये लिखी गई है कि भाई प्रेसिडेंट जब भी डिस्क्वालीफाई करने वाला होता है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो एक बार वो जरूर सलाह ले लेता है किससे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो इस प्रकार से तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। क्या हो गया? कंप्लीटली रॉन्ग हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। और हमारा जो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है ये पूरी तरीके से क्या हो गया? सही हो गया। क्योंकि यहां पे बोल क्या रहा था? करेक्ट इस आंसर को जो है आप चूज कीजिए। तो इस प्रकार हमारा अगर पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है ना, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, तो इस प्रकार हमारा जो है पहला स्टेटमेंट अगर हमारा रॉन्ग हो जाता है, तो हमारा अगर पहला रॉन्ग है तो यानी सी भी रॉन्ग होगा, डी भी रॉन्ग होगा। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, है ना। तो आंसर इसका क्या होगा? बी हुआ। तो देखो, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट का ट्रिक्स एक बार जरूर अप्लाई करके देखना, ठीक है ना। चलो, दूसरा जो हमारा ट्रिक्स है बच्चों, वो है प्रीसीडिंग रिकॉर्स ट्रिक, है ना। तो ये ट्रिक आपको जब तभी यूज करना है जब आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है क्वेश्चन में, और आपको लग रहा है कि यार इस बार मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला है, तो रिस्क ले लेती हूं मैं या ले लेता हूं। तो ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है कि जब भी आप इस ट्रिक्स को अप्लाई करो, तो ये तभी आपको करना है जब आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा है क्वेश्चन में। या फिर दूसरा जो आपको बता रहा हूं, जहां पर ऐसी स्थिति में आप ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हो, जब आपको फील होने लगे कि यार मेरे पास दो ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन को लेकर मैं कंफ्यूज हूं, 50-50 ऑप्शन है मेरे पास, तो ऐसी स्थिति में इस ट्रिक्स को अप्लाई करोगे तो ज्यादा कारगर साबित होगा। चलो देखते हैं, इसके बाद हम लोग ये डिसीजन लेंगे कि ट्रिक्स कारगर है कि नहीं। हालांकि जब मैं ट्रिक्स की वीडियो बनाता हूं या ट्रिक्स मैंने जो बनाया हुआ है, तो काफी क्वेश्चन बीपीएससी के काफी 20 से 25 सालों को क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये सारी ट्रिक्स को मैंने यहां पर लाया है, और इसको अप्लाई करके देखो, नहीं कारगर साबित हुआ तो बताना फिर, है ना। चलो दूसरा देखो, 24 नंबर की ट्रिक्स कह रहा है प्रोसीडिंग रिकॉर्स ट्रिक्स कि भाई आपको ये ध्यान रखना है कि 50-50 वाले जगह पर आप इसको यूज करें, 50-50 में जहां फंसे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेनली मेजर्ड थ्रू टू प्राइस इंडिसेस, डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई। तो भारत में जो महंगाई नापने का जो तरीका होता है वो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के आधार पर किया जाता है, इन दोनों को कंसीडर किया जाता है। ये तो हमें मालूम है कि सही स्टेटमेंट है।
दूसरा बोल रहा है कि WPI इट इज कंपाइल्ड एंड रिलीज्ड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑन अ मंथली बेसिस। चलिए ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन मान लेते हैं कि हमें कोई आइडिया नहीं है। चलो मान लो कि फर्स्ट एंड सेकंड सही है। थर्ड बोल रहा है इट वाज कंपाइल्ड बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ऑन एनुअल बेसिस। अच्छा। फोर्थ बोल रहा है जीडीपी डिफ्लेटर आल्सो नोन एज द इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर इज यूज्ड टू मेजर नेशनल इनकम। अच्छा, इतना तो आपको मालूम होगा कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है कभी भी नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। पूरे विश्व में जीडीपी डिफ्लेटर एक ऐसा तरीका है, हमारे देश में भले ही ना किया जाता हो, लेकिन देश के विश्व के अलग अलग देशों में जीडीपी डिफ्लेटर को एक इन्फ्लेशन मेजर के तौर पे देखा जाता है, इन्फ्लेशन मेजर टूल के तौर पे देखा जाता है। तो आपको जो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई करेक्ट इस स्टेटमेंट को चूज कीजिए। देखिए पहले तो आपको बता दूं, मान लो हमें कोई आइडिया नहीं है ना, कि इसमें कौन सही होगा कौन गलत होगा, है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उस कंडीशन में आप इसको कैसे सॉल्व करते? लास्ट ट्रिक्स का आप उपयोग करते, लास्ट प्रोसीडिंग ट्रिक्स का जो है आप उपयोग करते। इसमें क्या होता है कि देखना, जितने भी आपको यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पहला स्टेटमेंट 1, 2, 3 और 4 है। मुझे ये बताओ कि फर्स्ट इन सभी ऑप्शंस में से कितने जगहों पर फर्स्ट उपलब्ध है? 3 जगहों पर, यानी इसके 75% चांस है कि ये सही होगा। अगर 2 को देखोगे ना तो 2 आपको ACD में मिलेगा, यानी इसकी भी 75% चांस है कि ये सही होगा। इसके बाद हमारा थर्ड है। थर्ड अगर आप यहां पर देखोगे तो थर्ड सिर्फ आपको A और D में मिलेगा, A और D में मिलेगा आपको, है ना, A और D में। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं सो दैट कि आप इसको अच्छे से देख पाओ, है ना। तो फर्स्ट 75% चांस है इसका, ठीक है ना। आपका जो सेकेंड है इसका भी 75% चांस है, ठीक है। थर्ड जो आपका है इसका 50% चांस है, क्योंकि देखो ये 2 जगहों पे उपलब्ध है। अगर आप फोर्थ स्टेटमेंट को देखोगे तो फोर्थ सिर्फ इसका 25% चांस है। तो लास्ट प्रोसीडिंग ट्रिक्स ये कहता है कि जब कोई भी ऑप्शन या कोई भी सॉरी स्टेटमेंट अगर ज्यादातर ऑप्शन में आपको नजर आए तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि वो सही होगी, यानी उसकी परसेंटेज अगर हाई है तो वो आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड का सही होने का चांस हमारा कितना है? 75%। अच्छा, ये मैं बता दूं, ये ट्रिक्स इसकी जो एक्यूरेसी है 90% है, यानी अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें से 9 में ये सही आपको साबित होगा। तो ट्रिक्स 100% कभी भी आपको एक्यूरेसी के साथ कोई भी ट्रिक्स नहीं आता है, ठीक है ना। ये वही है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, उसी प्रकार से ट्रिक्स आपके लिए काम करता है। तो ट्रिक्स अप्लाई करना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, थोड़ा दिमाग यूज करके, लॉजिक यूज करके, तभी कारगर आपके लिए साबित होगा। तो अगर हम इस प्रकार देखें तो हमारा तो सी सही हो रहा है ना। अगर मैं लास्ट प्रोसीडिंग ट्रिक्स के अनुसार चलूं तो अगर हाईली परसेंटेज अगर मैं देखूं तो परसेंटेज के अनुसार तो सी हमारा स्टेटमेंट, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगर मैं नॉलेज का भी उपयोग करता हूं यहां पर, अगर मुझे मालूम है तो उसको भी उपयोग करके देख लेते हैं। पहला, आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में WPI CPI को कंसीडर किया जाता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, महंगाई को नापने के लिए। दूसरा, आपको मालूम है कि WPI का डेटा जो कंपाइल करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, मंथली बेसिस पे करती है। तो ये 2 स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन यहां बोल रहा है कि WPI, क्योंकि इट वाज डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा है CPI WPI कहीं नहीं लिखा है। तो एक किसके बारे में कह रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। थोड़ी देर के लिए अगर मान भी ले, अगर इसका यहां पे तो पहले लिखा नहीं कि WPI के बारे में बोल रहा है CPI के बारे में, तो वैसे भी स्टेटमेंट ये रॉन्ग होने वाला था, है ना, क्योंकि इसका खुद ओरिजिन पता नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि WPI के बारे में बोल रहा है फिर भी ये रॉन्ग है। देखो कैसे कह रहा है कि इट वाज कंपाइल्ड बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। जब हमने ऑलरेडी देख लिया है कि WPI का जो कंपाइलेशन ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी करती है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का कोई तुक ही नहीं है। तो सेकेंड तो ऐसे भी रॉन्ग हो रहा है। अगर आप थोड़े देर के लिए, मतलब अगर आप ऐसे भी मतलब एज्यूम करने में क्या जाता है, अगर आप CPI को भी लेकर भी कंसीडर करें तो CPI का भले ही CSO कंपाइल करती है डेटा को, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आती है, लेकिन आप थोड़ा ये दिमाग लगाओ कि ये एनुअल बेसिस पे होता है कि मंथली बेसिस पे होता है। CPI के डेटा कंपाइल मंथली बेसिस पे होता है, तो CPI के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रॉन्ग है, WPI के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंप्लीटली रॉन्ग है ये। और तीसरा, किसका खुद का ओरिजिन नहीं मालूम है कि CPI या WPI से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है। तो इस प्रकार हमारा थर्ड तो वैसे भी सही गलत हो रहा था, थर्ड हमारा वैसे भी क्या हो रहा था, गलत हो रहा था। और आपको मालूम है कि जो फोर्थ स्टेटमेंट है इसमें जीडीपी डिफ्लेटर को बोल रहा है कि नेशनल इनकम को मेजर करता है। आप बताओ, अराउंड द वर्ल्ड हमारे देश में CPI WPI को ज्यादा कंसिडर किया जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखो
कि हमारे देश में WPI CPI को ज्यादा कंसिडरेशन किया जाता है इन्फ्लेशन मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर हमारे देश में नहीं किया जाता, अराउंड द वर्ल्ड इसका ज्यादा यूज होता है इन्फ्लेशन मेजरमेंट में। तो तब तो नेशनल इनकम का मेजरमेंट को लेकर जो स्टेटमेंट दिया तो गलत हो गया। तो वैसे भी थर्ड एंड फोर्थ हमारा क्या हो रहा था, गलत हो रहा था, 1 and 2 सही हो रहा था। तो अगर आप यहां पर अगर थोड़े देर के लिए आप अगर प्रीसीडिंग रिकॉर्ड ट्रिक भी अगर आप अप्लाई करते तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड ही सही हो रहा था, है ना। अगर आप नॉलेज के अनुसार भी चलते तो फर्स्ट एंड सेकंड सही हो रहा था आपका। आपको ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो ये ट्रिक्स आप अपने एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हो, है ना। चलो अगला जो ट्रिक्स है बच्चों वो है डिपेंडेंट ट्रिक्स, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चंस आती हैं स्टेटमेंट बेस्ड वाली, तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो 3-4 स्टेटमेंट्स हैं, तो अगर आप देखोगे ना कि ये स्टेटमेंट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी अगर एक स्टेटमेंट गलत होगा तो सारा गलत हो जाएगा, अगर एक स्टेटमेंट सही होगा तो सारा सही हो जाएगा। ऐसा भी कभी कभी होता है ना। तो देखो यहां पर जैसे एक क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। माफ करना, ये इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन नहीं यहां पर है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर टसल इन मिडाइवल इंडिया, ऐसा था, है ना, पावर टसल इन मिडाइवल इंडिया। बहरहाल हम लोग स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं, है ना, स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं। स्टेटमेंट है, विद द राइज in the political and material influence of the institution of guruhood, the Sikh gurus were increasingly seen as political rivals by the Mughal Empire। देखिए ये स्टेटमेंट सही था, ये स्टेटमेंट सही था। सिखों के बीच में, है ना, सिख एम्पायर के बीच में और मुगल एम्पायर के बीच में, खासतौर पे अगर मैं बात करूं औरंगजेब के टाइम पर थोड़ा ज्यादा ही राइवलरी बढ़ गई थी। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कह रहा है इन 1675 औरंगजेब अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड द 9th सिख गुरु, गुरु तेज बहादुर, हु हैड रिफ्यूज्ड टू एम्ब्रेस इस्लाम। देखते हैं क्या है, सही है कि गलत है। थर्ड कह रहा है कि औरंगजेब वाज नॉट द लास्ट ग्रेट एम्पायर ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम 1658 टू 1777, 1707, माफ कीजिएगा। फोर्थ स्टेटमेंट है कि औरंगजेब बिहेडेड गुरु तेज बहादुर ऑन 24th of November 1675 इन फ्रंट ऑफ मैसिव क्राउड। अब ये पूरे अगर इंफॉर्मेशन को देखोगे ना, तो फर्स्ट तो हमारा सही है कि राइवल तो था, मुगल एम्पायर और सिखों के बीच में राइवल था, और ये खास तौर पे औरंगजेब के समय ज्यादा बढ़ गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा सही है। दूसरा बोल रहा है कि 1675 औरंगजेब ने अरेस्ट किया था गुरु तेज बहादुर को, और उनको क्या कर दिया था, उनको अरेस्ट करके उनको एग्जीक्यूट कर दिया था, है ना। और इसलिए उनको, गुरु तेज बहादुर को ये सजा मिली थी, ये उनको उनके साथ ही कॉन्स्पिरेसी किया गया था कि वो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अगर आपने पढ़ा हो तो। तो अगर 1675 स्टेटमेंट हमारा सही है, तो इसकी भी बड़ी संभावना है कि ये स्टेटमेंट हमारा 4 भी सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें भी तो कह रहा है कि औरंगजेब बिहेडेड गुरु तेज बहादुर, एग्जीक्यूटेड मतलब क्या होता है, प्राण दंड से रिलेटेड होता है ये स्टेटमेंट, है ना। गुरु तेज बहादुर को बिहेड किया था औरंगजेब ने 1675 में, है ना, और यहाँ पे भी 1675 दिया हुआ है ना। यहाँ थोड़ा ज्यादा डेप्थ इंफॉर्मेशन दे दिया है 24th of November का। तो यहाँ पे भी 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर को एग्जीक्यूट किया है इस्लाम में एक्सेप्ट करने के कारण। हम सभी जानते हैं कि मुगल एम्पायर का एक गोल ये भी था, है ना, कि वो अपनी जो है कन्वर्सेशन पॉलिसी को एक्सपैंड करें, यानी जो हिंदू हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको जरूर एक बार इस्लाम में ट्रांसफर करें, कन्वर्ट करें, है ना। इनकी एक शुरू से मनसा थी, डिजायर थी, तो वो प्रैक्टिस करते ही थे इस प्रकार की पॉलिसी को। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने तेज बहादुर को कहा होगा। ये मैं कह रहा हूं तब जब आपको नॉलेज नहीं है, तो नहीं तो बहुत कॉमन ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ा दिमाग लगा दोगे सही हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ वो ट्रिक समझाने के लिए मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको और हमें इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, सो दैट कि हम अपने ट्रिक्स को अच्छे से अप्लाई कर पाए, यहां पर समझ पाए यहां पर। तो यहां पर बोल रहा है कि भाई गुरु तेज बहादुर को एग्जीक्यूट किया गया था। तो अगर ये स्टेटमेंट सही है तो सेकंड भी सही होगा, क्योंकि दोनों ही जगह 1675 में एक्शन लिया गया औरंगजेब के द्वारा, दोनों स्टेटमेंट में, और दोनों स्टेटमेंट में गुरु तेज बहादुर को ही टारगेट किया जा रहा है औरंगजेब के द्वारा। तो ये तो पक्का है कि सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट हमारा सही होगा। थर्ड स्टेटमेंट इसलिए भी गलत होगा, है ना। देखिए 1707 के बाद, है ना, जब अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी औरंगजेब के साथ, तो इसके बाद कोई ग्रेट एम्पायर बचा ही नहीं था, चाहे मोहम्मद शाह हो नादिर शाह के समय 1739 के दौरान, या फिर शाह आलम II हो 1764 में, कोई ऐसे बड़े राजा नहीं बचे थे, बड़े किंग नहीं बचे थे मुगल एम्पायर में। सो औरंगजेब वाज द लास्ट ग्रेट एम्पायर ऑफ द मुगल एम्पायर
फ्रॉम 1658 टू 1707, इसका 10 ईयर था। ये सही बात है। तो ये जो नोट है ना, ये नोट नहीं होना चाहिए था। और लास्ट ग्रेट एम्पायर था ही औरंगजेब। तो इस प्रकार हमारा थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, क्योंकि ये बोल रहा है कि औरंगजेब वाज नॉट द लास्ट ग्रेट एम्पायर। सच्चाई तो ही कि वो लास्ट ग्रेट एम्पायर था। तो इस प्रकार थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। फर्स्ट हमारा सही है। और अगर सेकंड सही है, सेकंड और फोर्थ जो है, इतना तो हमें मालूम है कि 1675 में औरंगजेब ने एग्जीक्यूट किया था सिख गुरु को, है ना। और इतना हमें मालूम है कि गला ये बिहेड कर दिया था मैसिव क्राउड के सामने। तो इतना तो कंफर्म है कि सेकंड हमारा राइट होगा। और याद रखना, बीपीएससी में अलग ही गेम चलता है। बीपीएससी में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होता है, अगर कहीं स्टेटमेंट में दिया हो तो इसकी बड़ी संभावना होती है कि वो सही हो जाएगा। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है ना। यूपीएससी में जो हमारा सिविल सर्विसेज में जो प्रिलिमिनरी होता है यूपीएससी में, तो वहां पर जो एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आती है, उसकी ज्यादा संभावना होती है कि रॉन्ग हो जाएगा। बट अगर व्हेन इट कम्स टू द बीपीएससी, यहां पर सही होने के चांसेस ज्यादा होती है, अगर आपने पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज किया हो तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, थर्ड हमारा रॉन्ग है। सेकेंड अगर हमारा सही है तो फोर्थ सही होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सेकेंड और फोर्थ, है ना, 1 to 4 है हमारा, सही दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। 2, 3, 4, इतना तो पक्का है कि 3 हमारा रॉन्ग है, क्योंकि मुगल एम्पायर का लास्ट ग्रेट एम्पायर औरंगजेब था। तो इसको काट दो, ये हमारा सही आंसर नहीं है। इसके बाद बी बोल रहा है 3 ओनली, वही मुगल एम्पायर वाला, है ना, कि लास्ट ग्रेट एम्पायर नहीं था औरंगजेब, और थर्ड स्टेटमेंट भी था ना। तो इस प्रकार से तो बी भी रॉन्ग हुआ। अब हमारे पास बचता 1, 4 और 1, 2, 4। भाई अगर मुझे ये बताओ, पहला तो स्टेटमेंट हर हाल में सही था, है ना, ये तो हर हाल में सही था। 4 भी सही होगा, 2 जगह दिख रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 2 सही है कि नहीं। देखो, अगर 4 सही होगा, यानी 1675 में बिहेड किया गया था गुरु तेज बहादुर को औरंगजेब के द्वारा, तो पक्का मैं बता रहा हूं, अगर 4 सही होगा तो 2 भी सही होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने बोला था कि कभी कभी डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स सही हो जाते हैं। अगर अगला सही है तो दूसरा भी सही हो जाएगा। जैसे फोर्थ सही है ना, क्योंकि फोर्थ हमें दिख रहा है, हमने एलिमिनेट किया तो फोर्थ हमें सही निकला, तो 4 सही है तो सेकंड भी सही होगा। तो ये जो डिपेंडेंट ट्रिक्स है वो ये बताता है कि कभी कभी अगर एक स्टेटमेंट सही हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार हमारा, अगर आप पूरे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको मालूम चलेगा कि डिपेंडेंसी की वजह से ये जो सेकंड नंबर का स्टेटमेंट है, फोर्थ भी डिपेंड होने की वजह से ये सही हो गया। यानी इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर डी आपको मालूम चल गया। देखिए, लास्ट में एक सलाह आपको यही दूंगा कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना तो कभी भी करेक्ट आंसर मत ढूंढना, हमेशा एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढने का प्रयास करना, एप्रोप्रिएट ऑप्शन पे टिक लगाना। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि बीपीएससी या यूपीएससी भी ये गेम खेल चुकी है और करती भी है। बीपीएससी भी ये गेम खेलती है कि आपको कभी कभी किसी क्वेश्चन में ना आपको 4 ऑप्शन सही दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये तो चारों दिख रहा है, इसमें कौन सा सही होगा। ये बहुत ही ज्यादा मामलों में ज्यादातर आप देखोगे केसेस में यूज की जाती है बीपीएससी के द्वारा, इस प्रकार की पजल फॉर्म किया जाता है क्वेश्चंस के मामले में। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है उस पर ज्यादा टिक लगाना। ज्यादा सही कौन है इस पे ट्रिक नहीं लगाना, आपको सही आंसर नहीं ढूंढना है, आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर पे टिक लगाना है। यानी आपके लिए जरूरी हो जाता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करो, अपने आप राइट पे पहुंच जाओगे एलिमिनेट करते करते, और मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को ढूंढना। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो इस प्रकार से आज हमारा ये जो सेशन है, आज लास्ट सेशन है हमारा ट्रिक्स का। तो आज हमने टोटल 25 ट्रिक्स बच्चों आप सभी को बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को एक क्लास अच्छी लगी होगी। पहली बार जब वीडियो देखोगे तो स्लो करके ही देखना, सेकेंड टाइम पे अगर आपको रिवाइज करना हो तो आप 2 के स्पीड में इस वीडियो को देख सकते हो। बाकी आपको जो भी समस्या हो ट्रिक से रिलेटेड, आप एक बार जरूर कांटेक्ट कर लेना प्रीलिम्स के पहले। मुझे उम्मीद है आप सभी की एग्जामिनेशन अच्छी होगी एंड क्वालिफाई द प्रीलिम्स विद द फ्लाइंग कलर्स। मेरी तरफ से और पूरे सीआईए टीम की तरफ से आप सभी बच्चों को, हम सभी की तरफ से बड़ी एक शुभकामना देना चाहता हूं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी एग्जाम निकालें और 70th बीपीएससी में एसडीएम और डीएसपी जैसे पदों पर आप आसीन हो, है ना। तो सीआईए की टीम की तरफ से आप सभी को फिर से शेर के जैसा लड़ने की प्रेरणा हम सभी आपको दे रहे हैं, है ना। हम सभी की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं कल के प्रीलिम्स को लेकर। धन्यवाद बच्चों।